made removal of confession made removal of impression caused by induction, threat or promise relevant if such confession is. देखो हमने सेक्शन नंबर 24 में वर्ड टिप सुना, टिप TIP, ठीक है, जिसमें पुलिस ऑफिसर ने क्या कहा कि हम तेरे को बचा लेंगे, है ना। पुलिस ऑफिसर ने ये टिप दिया कि अगर तू इस बात की कन्फेशन दे देता है तो मैं आपको पर्सनली उस केस से बचा लूंगा। मैं हूं ना, तू टेंशन काय को लेता है, अपन संभाल के रहेंगे, तू खाली बोल, मैं बैठा हूं ना, मैं कर लूंगा ना। तो ये जो टिप है, अगर इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है, और ये सेटिस्फाई हो जाता है कि ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ये थ्रेट नहीं है, ये प्रॉमिस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कन्फेशन रेलेवेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टिप रिमूव कर दी गई। कौन सी टिप? इंड्यूसमेंट वाली, थ्रेट वाली, प्रॉमिस वाली। अगर ये सारी चीजें निकल जाती है तो सीधा मामला हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें सेक्शन नंबर 28 बोलता है। और 28 के अंदर अगर मैं आपको 28 खाली इतना सा है क्या? हाँ, 28 सिर्फ इतना सा पोर्शन है क्या? और क्या बोलता है 28 के अंदर? 24 से लिंक कर रहा है कि जो कन्फेशन 24 के तहत दिया है, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट थ्रेट से, तो वो अगर उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाए तो रिमेनिंग पार्ट इज रेलेवेंट। यस, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग हियर, ठीक है। एक जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्ड होता है अंडर सेक्शन 164 के अंदर, ठीक है। यही हम बोलने वाले थे। सेक्शन 164 के अंदर जो जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्ड होता है, तो मैजिस्ट्रेट जो होता है ना, रिकॉर्ड करने से पहले कन्फेशन उसको एक्सप्लेन करता है, उसको क्लियर कट बताता है कि भाई तूने अगर कन्फेशन दे दिया तो ये तेरे अगेंस्ट यूज किया जाएगा। बिसाइड्स इसके 2 पॉइंट्स बता जाते हैं कि मैजिस्ट्रेट को क्या बोला जाता है, मैजिस्ट्रेट सम टाइम दिया जाता है अक्यूज को। मैजिस्ट्रेट क्या करता है, कुछ समय देता है अक्यूज को, तू सोच, काम डाउन कर, तू सोच, तू समझ, उसके बाद में तेरे को अपन ये करेंगे। तो जहां पर मैजिस्ट्रेट जब टाइम देता है अक्यूज को, भले ही वो पुलिस कस्टडी में आ, बिफोर रिकॉर्डिंग हिज कन्फेशन, बिफोर रिकॉर्डिंग हिज कन्फेशन, ये नेचुरल बात है। कौन सी बात? कि ये एक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है कि देखो एक फास्ट रूल होता है इसके अंदर, ठीक है। मैंने आपको फटाफट बता दिया कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। 164 की जब स्टेटमेंट होती है ना, तो कोर्ट क्या करती है, पूरे दरवाजे बंद कर देती है। मालूम है आपको, कोर्ट किसी को भी अंदर नहीं आने देती, सभी को बोलती है आप लॉयर अगर उसके लॉयर होंगे तो आप अलाउ किए जाएंगे अंदर रुकने के लिए, बाकियों को ये बोला जाएगा कि आप यहां से बाहर जाएं। इन कैमरा, यस, इन कैमरा प्रोसीडिंग, जिसमें सिर्फ मैजिस्ट्रेट होता है, जिसमें सिर्फ विक्टिम होता है, जिसमें सिर्फ अक्यूज होता है, एनीबॉडी, और वो मैजिस्ट्रेट के सामने उस चीज की स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है। नेचुरली अगर मैं बताऊं तो ये डिफिकल्ट है इसको समझने के लिए, क्योंकि जनरली जो भी अक्यूज होता है एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है उसको कि तू डिसाइड कर वेदर यू वांट टू गिव द कन्फेशन और नॉट, ठीक है। और इवन जो लॉन्गर पीरियड उसको दिया जाता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है इस चीज को लेकर, जो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइम है ना अक्यूज का, ये क्या करता है, कंप्लीटली फ्री कर देता है उसको कि जैसे वो पुलिस के इन्फ्लुएंस में ही नहीं आए, कंप्लीटली फ्री हो जाता है कि वो पुलिस के इन्फ्लुएंस में नहीं आए। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट ये था कि अक्यूज फ्री हो गया, है ना,
अक्यूज क्या हो गया, फ्री हो गया, उसको सोचने का टाइम मिल गया, उसको समझ में आ गया सारी बातें। पुलिस प्रेशराइज नहीं जैसे करेगी। उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कन्फेशन जुडिशियल कस्टडी में, beyond the reaching investigation of some days, then such custody from its nature, fear or influence of police from the mind of the accused, in such case it may not be necessary to send back from any prolonged period to jail or judicial lockup बिफोर रिकॉर्डिंग कन्फेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जेल भेज दो, उसको सोचने का टाइम दो, लेकिन उतना ही जरूरी है जितना कि उसके लिए ठीक है। ठीक है, वो उसको जेल भेजने की जरूरत नहीं है, उसको प्रोलॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, उसको लॉकअप में भेजने की जरूरत नहीं है। उसको कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले अगर उसको परिस्थिति समझ में आ गई कि मेरे कन्फेशन के बाद में ये सब होने वाला है, ठीक है, जुडिशियल कन्फेशन के सामने तो आपको पता है ना कि अच्छे खासे पलट जाते हैं। आपने ये मूवी देखी होगी अभी दृश्यम 2, जिसमें उसको मारा कि उसने बोला सब बताता हूँ। पुलिस ने क्या किया, रिकॉर्डिंग चालू किया, कन्फेशन करना स्टार्ट किया। जब कन्फेशन लेने के बाद में पुलिस ने, वो जो एसीपी या डीसीपी था, तो मैजिस्ट्रेट उसको बुला लेता है कि अरे तेरे को मालूम नहीं था कि ये सब बात है। तो उसने बोला कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो अनसॉल्व रह जाते हैं। उसने क्या किया, जब 164 की स्टेटमेंट आई, उसने सीधा सीधा बोल दिया कि पुलिस ने मेरे को जबरदस्ती 164 की 161 में स्टेटमेंट ली है। तो अपने बात से वो पलट गया। लेकिन यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट समझा रहा है कि भाई तू कन्फेशन देगा तो ये प्रॉब्लम होने वाली है, ये तकलीफ आने वाली है, तो तू सोच समझ के दे। कोई फोर्स नहीं है, कोई थ्रेटन नहीं है, पुलिस से डरने की कोई भी बात नहीं है। पुलिस क्या करेगी हम देख लेंगे, आप अपनी बात बोलो। मैम कमिश्नर के पास किया हुआ रेलेवेंट होगा ना, क्योंकि कमिश्नर के पास सेम पावर होती है जितनी मैजिस्ट्रेट के पास होती है। तो देखो ना कहाँ पे लिया गया, कहाँ पे क्या? लिया गया कमिश्नर को, कहाँ कमिश्नर के सामने कन्फेशन लेने के बाद में वो आपको लगता है कि वो रेलेवेंट हो जाएगा? मैम वो तो मूवी था ना। नहीं मैम, एक सेक्शन है ना, लेकिन कमिश्नर का तो लिखा नहीं है ना मैम। नहीं, भले नहीं लिखा है, भले नहीं लिखा है बेटा, लेकिन कमिश्नर के सामने अगर आप कोई कन्फेशन करते हो तो क्या वो रेलेवेंट हो जाता है? मेरा सिंपल प्रश्न ये है। मैम नहीं होगा मैम, कैसे होगा? मैम नहीं होगा मैम, मजिस्ट्रेट के सामने ही होगा ना मैम सीआरपीसी में एक सेक्शन था, तो उसमें ये कहा गया था कि जो क्या कहते हैं, इसको कमिश्नर को कोई भी स्टॉप नहीं करेगा उसकी मैजिस्ट्रेट की पावर को वो एक्सरसाइज करने से। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जितनी पावर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास है वो भी इंजॉय कर सकता है उस पावर को। तो बाप रे, ऐसा काम पे लिखा हुआ है, मेरे को भी पता, हार्डली इम्पॉसिबल, मैंने पता है सेक्शन, ये सेक्शन इट इज इम्पॉसिबल। मैंने 167 तक मैंने पढ़ाया, तीसरी बार पढ़ा रही हूँ यार, मेरे को तो कहीं नहीं मालूम है ये बात। राष्ट्रीय, आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है कि कमिश्नर का जो पावर होगा वो सेम मैजिस्ट्रेट का पावर होगा उसके पास? No ma'am, both are different power. Both are different powers, exactly. मैम फिर उज्ज्वल कहाँ से पढ़ ली तो? अल्लाह मेरे को क्या मालूम। दोनों की पावर अलग है, एक जैसी हो ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल है, मैं इतनी बार एविडेंस पढ़ा है। पढ़ाते पढ़ाते हमको रट्टा हो चुका है उस्मा, इतना मेरे को चैलेंज करोगी ना मुझे चक्कर कि ऐसे कैसे हो गया मुझसे। मैम एविडेंस में नहीं है, हमने सीआरपीसी में पढ़ा था कि जो डीएम की पावर होती है वो कमिश्नर की भी पावर होती है, क्योंकि अरे यार, व्हाट दिस गर्ल इज अप टू टुडे। मैम हम भेजेंगे आपको, हमारे बुक में लिखा हुआ। राष्ट्रीय सीआरपीसी में ये बोलता है कि जो डीएम की पावर्स है वो कमिश्नर की पावर्स है। बेटा सीआरपीसी कितनी बार पढ़ी मुझसे, तब तो ये सवाल नहीं था। 3 बार दिखा रही हो, तब तो ये सवाल नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स
not waste the time anymore now. Section number 28 done. 29 क्या बोलता है? 29 ये बोलता है confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy. अब यहाँ पर promise of secrecy की बात की गई है, तो what do you mean by promise of secrecy? यानी सेक्शन नंबर 29 is completely depend upon promise of secrecy, है ना? प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. मान लो कि आप किसी व्यक्ति के सामने कन्फेशन करते हैं और उससे प्रॉमिस लेते हैं, जैसे कि उस्मा ने अभी मुझे एक कसम दे दी, मैम आपको कसम है मेरी, आपको आपकी मम्मी की कसम कि आप है ना, मैं जो आपको बता रही हूँ ना वो किसी को नहीं बताना, ठीक है? लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि उस्मा ये भी बोल सकती है मुझे कि भाई समझो ऐसे बोल रही है कि नहीं नहीं मैं नहीं बता सकती, कुछ बड़ी बात है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि भाई बता ना क्या हुआ, बता ना, कुछ टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ, तू टेंशन क्यों ले रही हो, अपना दोस्त समझ के बता दे, तो वो है प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब हम कन्फेशन करते हैं, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी का कन्फेशन किया जाता है, तो उसको रेलेवेंट माना जाएगा. अब वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ वो कैसे. देखो, अगर हम कभी कभी क्या करते हैं ना, सामने वाले से सारा सच उगलवा लेते हैं, ठीक है? भाई 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 बोल के उसको पागल बना के, उसको प्रोमिसेस दे के उससे कन्फेशन करवा देते हैं. लेकिन जो कन्फेशन इन कैटेगरीज में फॉल अगर नहीं करता, कौन से कैटेगरी में? जो हमने सेक्शन नंबर 24, 25, 26 में पढ़ा, इन कैटेगरीज में अगर नहीं फॉल करता तो वो कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी का जो कन्फेशन किया जाता है, देखो वो बात आपको पता और उस्मा को पता, बाकियों को तो मालूम नहीं है उसके बारे में, ठीक है? अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर मैंने उस बात, देखो ये तो कन्फेशन ही हो गया ना, उसने बैठे बैठे मैंने उसको कसम दे दी, उसने वो कसम मान ली और मेरे सामने कन्फेस कर दिया, क्या मैं गिल्टी हूं, मैंने ये कर दिया है. उस्मा माइक ऑन, ये वीडियो ऑन करो. आप लगे पड़ी हो ना कि सीआरपीसी में कहाँ पढ़ा है वो मैंने? मैम मिल गया हमें. हाँ मैम सेक्शन 20 के, सॉरी हाँ सेक्शन 20 के सबसेक्शन 5 में क्या दिया गया है? Nothing in this section shall preclude the state government from conferring under any law for the time being enforced on a commissioner for police officer all of the power of an executive magistrate in relation to a metropolitan area. Metropolitan area में executive magistrate की power commissioner enjoy कर सकता है. बेटा मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, हाँ Yes. कमिश्नर वो पावर एंजॉय कर सकता है अगर एग्जीक्यूट, तो उसके सामने जो कन्फेशन किया वो एडमिसिबल हो जाएगा? नहीं नहीं, अभी तुम इसी बात का मुझे जवाब दो, क्योंकि तुमने यही बात बोली है. यस मैम, आपने पीछे बोला था कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, तो ऐसा क्यों रखा गया था वो सेक्शन के अंदर कि भाई अगर समझो ऐसा कोई झगड़े हो रहे हैं, पूरा सब ये सब हो रहा है, फिर भी आपको उनका परमिशन लेना पड़ता है करने के लिए, तो बिना पुलिस क्यों नहीं उठा के दंगे को स्टॉप कर देती है? पुलिस क्यों नहीं बीच में आती है? व्हाई इज सपोज्ड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द ऑफिसर? ऐसे क्यों नहीं बोला है फिर? पर वो कहां से कन्फेशन हो गया, मेरे को जरा समझाओगी? राष्ट्रीय ये लड़की बोलती है कि कमिश्नर का सेम पावर है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने जो कन्फेशन किया गया दैट इज एडमिसिबल. मैंने ये बोला? मैं अभी तो आपने पीछे बोला था डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन. अरे मैंने क्या बोला था कि उसने उसके सामने कन्फेशन किया. विक्की, आप एक कमिश्नर हो, कमिश्नर के सामने कन्फेशन करता है और कमिश्नर जाके वो कन्फेशन को कोर्ट में बताता है, तो दैट इज एडमिसिबल. ये मत बोलो, तुम खचड़ी मत बनाओ चीजों की.
मैम ये इसका नहीं, मीनिंग मुंडी कुछ मत निकालने चलाओ रही है। तुम मुझे वो सब सेक्शन 5 जो मुझे भेज रही हो कि कमिश्नर को सेम पावर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, मैं राष्ट्रीय आपसे पूछती हूँ, क्या कमिश्नर को ये भी पावर है कि कन्फेशन लेने का? फिर पुलिस नहीं पुलिस और मजिस्ट्रेट में नहीं क्या फर्क रह जाएगा? मतलब तुम एक मजिस्ट्रेट को उसकी राइट औकात दिखा रही हो क्या? राइट डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा दोनों में, फिर तो दोनों की पावर सेम हो जाएगी। तो फिर उन दोनों में फर्क क्या है? फिर कमिश्नर के पास ही चले जाओ ना, मजिस्ट्रेट के पास जाने का जरूरत ही क्या है? 24 आवर्स में बोलो, मैं कमिश्नर को प्रोड्यूस करेगा, कमिश्नर सजा सुनाएगा। आरटीओ का केस चल रहा है क्या बेटा इधर? हाँ, आरटीओ का डिसीजन देने बैठा है? यहाँ आरटीआई एक्ट में पेपर्स नहीं मिल रहे, कमिश्नर उस चीज का डिसीजन देने बैठा है क्या उधर? ये पावर यूज करता है, ना कि ये पावर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होता है एंजॉय करता है। लेकिन लिमिटेड एडिशन पावर्स जो कलेक्टर के पावर्स है कि अगर समझो कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर पास होने के बाद में कोर्ट क्या बोलती है कि आप जाके अगर समझो ऐसा कोई प्रॉपर्टी लेकर है, अरे रेवेन्यू पे किया है कि नहीं किया, किसको बोलती है? कलेक्टर को बोलती है ना, जा चेक कर रेवेन्यू पे किया है कि नहीं किया, गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों बोलती है? ये पावर एंजॉय करने के लिए देती है। ये कोई फ्री की राइड नहीं है कि आ जाओ चिकला खाएंगे, मैरी गो राउंड खेलेंगे, उसके बाद में हम लोग बोलेंगे कि तू तेरा, मैं एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, साले की औकात नहीं है, तुमने उसको कमिश्नर को क्या बना दिया? एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया। उसके सामने जो कन्फेशन की गई, अरे कन्फेशन उसके सामने करता है जाके, वो जाके कन्फेशन लेके कोर्ट में जाता है तो वो अलग बात होती है। किसी के सामने कन्फेशन करना, तुम तो उसको ऐसे बना दिया, बाप रे, हमारी तो औकात ही निकाल के रख दी कि तुम जुडिशियल ऑफिसर नहीं बनो, तुम कमिश्नर बन जाओ। तुम्हारी क्या औकात है? कमिश्नर सारे केसेस चला सकता है। चलो आगे बढ़े। जी मैम, कंटिन्यू। मैंने माइक और वीडियो इसलिए ऑफ रखा हम था कि कूल मैं डाउन में, गुस्से में जब आती हूँ ना तो सब मुझे देख के डरते हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग ये करें। माय गॉड, मैम व्हाट मेरा यू आर तो मेकिंग वीडियो मी ही डू। गायब हो गया है। मैंने बंद कर दिया इसीलिए ही कि अगर ये देखेगी ना मुझे कल से डर जाएगी, इसलिए मैं बोला कि नहीं यार छोड़ो, बच्ची है हमारे लिए तो। और मेरी छोटी सिस्टर से भी ज्यादा है, क्योंकि इसी ने मुझे हमेशा फोर्स करके ये सब करा है कि मैम आप सिखाओ, आप बताओ। मतलब टू द सॉफ्ट हार्ट, शी इज रियली कनेक्टेड टू द हार्ट। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी छोटी बहन मेरे को इतना डांट खाए मेरे लिए। नहीं पंकज, इट इज ओके, आई हैव एन हैबिट। चलिए सेक्शन नंबर 30 पे आ जाते हैं कि जो सेक्शन नंबर 30 क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 30 ये बोलता है, एक मिनट, सेक्शन नंबर 30 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 30, समझो जो एक कन्फेशन है, अगर कोई को अक्यूज है उसमें, ठीक है, अगर को अक्यूज जाके कोई इस तरीके का कन्फेशन देता है जहां पर जॉइंट ट्रायल चल रही है, ठीक है, जॉइंट ट्रायल का मतलब ये होता है एक और एक से ज्यादा के अक्यूज, वन भी हो सकता है, सॉरी वन नहीं होगा, वन तो जॉइंट ट्रायल नहीं कहलाएगा, दो अक्यूज, तीन अक्यूज, चार अक्यूज, उसको जॉइंट ट्रायल बोला जाता है। ठीक है, जहां पर ऐसा कोई कन्फेशन अगर कोई को अक्यूज ने दिया है तो वो बाध्य हो जाएगा, क्योंकि जॉइंट ट्रायल के केस में क्या होता है ना कि मान लो जैसे मैंने बोला कि चार लोगों ने रॉबरी कमिट किया है, तो अगर रॉबरी कमिट होने के बाद में वो जो बंदा है, ठीक है, जब जॉइंट ट्रायल चल रहा होता है उसमें उसने कोई सब्सटेंशिव एविडेंस दे दिया है, यानी देखो सब्सटेंसिव एविडेंस आ जाता है ना तो वो कोरोबरेशन करवाना पड़ता है, यानी कि उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमें किसी कन्फेशन की जरूरत करती है। तो कोर्ट क्या करेगा? को अक्यूज जो है, ठीक है, रेलेवेंट मान जाएगी, क्योंकि क्या होता है देखो, अगर ऐसा कुछ होता है कि जो को अक्यूज है उसने बोल दिया कि हाँ रॉबरी मैंने करी है, तो उसमें जो तीन अलग लोग हैं, तो क्या ये माना जाएगा
की रॉबरी उन तीनों ने भी करी है, या उसकी कन्फेशन को रेलेवेंट मानते हुए कि मैं गया था, इसने मुझे फोन किया था, ये मेरे पीछे आया था, अगर इस तरीके की बातें होती है तो क्या वो कन्फेशन रेलेवेंट माना जाएगा? यस और नो? यस मैम। मैम अगर एक बंदे ने कन्फेशन दे दी तो वो सब पे लागू हो जाएगी। ठीक है, ये बात फैक्ट है कि एक बंदे ने अगर कन्फेशन दे दी तो अगर ज्वाइंटली ट्रायल हो रहा है सबका तो सब पे लागू होगी। यस, जहां पे जॉइंट यस ट्रायल की मैम, बात आ जाती है ना तो सबको, अभी देखो सब पे एक लागू बंदा होगी। अगर अपील में चला यस जाता मैम। है, ठीक है, तो दूसरे दो जो है वो अपील में नहीं गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक भी अपील में चले जाता है ना तो उसकी जो डिसीजन होती है ना वो दोनों दूसरों पे भी अप्लाई करती है। ठीक है ना? मैम जॉइंट ट्रायल जो होता है वो जज की मर्जी से होता है या अक्यूज की मर्जी से होता है? आप मुझे बताओ कि जब एक ही केस है, ठीक है, तो एक ही ऑफेंस है, ठीक है, चोरी है, रॉबरी है, तो आपने भी चोरी की, इसने भी चोरी की, इसने भी चोरी की, तो वो जॉइंट ट्रायल होगा कि अलग अलग ट्रायल किया जाएगा? टू इंक्रीज द मल्टीप्लिसिटी इट इज बेटर टू गो फॉर अ जॉइंट ट्रायल। जज उसको जॉइंटली ही ट्राई करेगा क्योंकि ऑफेंस भी सेम है। अक्यूज देखो, जब एफआईआर बनती है ना तो अक्यूज का नाम लिखा जाता है, 1 अक्यूज, 2 अक्यूज, 3 अक्यूज, 4 अक्यूज, तो उन चारों का चार्जशीट जब आता है ना तो भले ही चार्जशीट चारों को अलग अलग मिलेगा, आपको मिलेगा, विकी को मिलेगा, अलग अलग दिया जाएगा, लेकिन जब ट्राई करने की बारी आएगी तो जॉइंटली भले ही ट्राई होगा, लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोलती हूँ कि उज्मा का जो ऑफेंस था कंक्लूसिवली ऐसा था कि वो बहुत रिमोट था, यानी कि उसको इनफैक्ट इन लोगों ने फंसा दिया, ठीक है, इन तीनों ने उसको फंसा दिया, उसका एक्चुअली ऐसा कुछ भी ये नहीं था, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक डिस्चार्ज हो जाता है तो दूसरे डिस्चार्ज हुए ये नहीं होता, ठीक है। अगर उज्मा डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है, उज्मा गेट्स डिस्चार्ज, ठीक है, लेकिन विक्की, हर्षिता और समझो शिवानी ये डिस्चार्ज नहीं होते, इसका मतलब क्या होता है? ये लोग तीनों जो होगा इनका जॉइंट ट्रायल होगा। उज्मा डिस्चार्ज हो गई केस से, उज्मा के अगेंस्ट जो ऑफेंस था वो खत्म हो गया, लेकिन जॉइंटली इसीलिए ट्राई किया जाता है। जितने केसेस देखो, जॉइंट ट्रायल किसी लिए बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि जैसे सूट सूट कैसे होता है मल्टीप्लिसिटी, वैसे केसेस की मल्टीप्लिसिटी नहीं हुए। अगर जो चीज एक ही साथ की जा सकती है, अभी एफआईआर में तो चारों के चारों नाम है, ठीक है, इसीलिए जॉइंट ट्रायल होता है जहां पर सारे अक्यूज, जिसको को अक्यूज क्यों बोला जाता है? को अक्यूज का मतलब है एक और अक्यूज, उसने भी वही काम किया है जो पहले वाले ने किया है। तो बेटा मुझे बताओ कि मैजिस्ट्रेट ऐसा क्यों करेगा? तो ही विल ट्राई जॉइंटली, नो? बेल मिलेगी चारों लेकिन को एक ही साथ डिस्चार्ज में नॉट मिलेगी या अलग एप्लीकेबल है। अलग मिलेगी? हाँ मैम अगर बेल मिलेगी चारों को एक ही साथ में मिलेगी या किसी एक को, मतलब बेल हाँ हाँ, मिलेगी किसी एक को ऐसा नहीं नहीं होता मिलेगी? है चारों को एक साथ बेल मिलेगी, चारों को जरूरी नहीं होता कि एक ही साथ बेल मिल जाए। कभी जो मेन अक्यूज रहता है उसको पहले बेल आउट किया जाता है, दूसरों को नहीं करते अभी तक, ऐसा नहीं होता। जॉइंटली ट्राई ओके। करने का बेल का प्रोविजन कैसे रहता है? एफआईआर हुई है, ठीक है, यस अगर मैम। एंटीसिपेटरी बेल में भी जाते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, तो जब एंटीसिपेटरी बेल अपन कोर्ट के सामने फाइल करते हैं जिसको अग्रिम जामीन बोला जाता है ना? अग्रिम जामीन ही बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं? अग्रिम ही ना? मृदुल है क्या क्लास में? यस मैम यही मैम बोलते हैं। अग्रिम जमानत। हाँ, जमानत, हिंदी में जमानत कहा जाता है। अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के टाइम पर समझो ऐसा कोई 4 जने हैं जिनके नाम पे एफआईआर हुई है, ठीक है, एक मैम जने का रोल बहुत कम है, बाकियों का रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एक चीज मैं बताती हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए, हमेशा के लिए याद रखना, एंटीसिपेटरी बेल के अंदर
4 अक्यूज्ड है, 4 4 अक्यूज्ड। राष्ट्रीय आप भी सुनो, 4 अक्यूज्ड होने के बाद में, ये आपको कैलकुलेटिव बताती हूं मैं, तो आपको अगर किसी एक अक्यूज का बेल करना है तो आप कभी भी चारों का साथ में मत लेना। क्या हो जाता है, बेल नहीं होती। ठीक है, मैं आपको ये बात बता देती हूँ, आप बोलोगे अभी इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्या होता है, चारों के लिए एक ही लॉयर होता है, ठीक है, तो एक अक्यूज को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से। हर किसी का रोल बताना पड़ता है कि इसका रोल ये था, इसका रोल ये था, इसने ये किया है। तो अगर हम एक अक्यूज के लिए अलग लॉयर देते हैं तो कोर्ट ये भी देख सकती है कि तीनों का, अगर समझो कोर्ट को लगता है कि नहीं एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट करना चाहिए, और एक अक्यूज की तरफ से जो लॉयर ने दिखाया कि इसका तो रोल ही नहीं है, इसको तो पुलिस ने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है एफआईआर के अंदर, इसका तो कुछ यही नहीं है, पर्पसली ये सब किया गया है। समझो एक बात, पर्पसली ये सारी चीजें हुई है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में अगर कोर्ट चाहे तो एक जने को एंटीसिपेटरी बेल करके तीनों को नहीं भी कर सकती है, तीनों का रिजेक्ट भी कर सकती है। तो बेल के प्रोविजन में भी ऐसे होता है कि बेल अगर करते हैं तो बेल के टाइम पे क्या होता है कि समझो मेन अक्यूज्ड है, मेन अक्यूज के बाद जिसका नाम फर्स्ट पे आता है सेकंड अक्यूज है, क्योंकि जितना जितना रोल होता है ना उतना उतना रोल लेके ये लोग एफआईआर के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे ये करते हैं। ठीक है, मैंने आर्ग्यूमेंट करते समय जज ने मुझे बोला कि यू आर अक्यूज नंबर 2, दैट मीन्स योर रोल इज मोर देन अक्यूज नंबर 3 एंड 4, यानी कि तुम्हारा रोल ज्यादा है। तो यहाँ पर उन तीनों को 3 और 4 को बेल आउट कर दिया, मुझे बेल आउट नहीं किया। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता पंकज कि एक को बेल हुआ तो दूसरों बेल होनी है, चारों की ही बेल होनी है, ऐसा नहीं। लिबर्टी तो है एफआईआर ना पे भी बेल को बताया लेकर, कि क्या क्या सेक्शन लगे हुए हैं उसके बिहाइंड पे भी। डिपेंडिंग सेक्शन की भी बात छोड़ दो आप, मेन रोल देखते हैं। जब एफआईआर के टाइम पर कोर्ट के सामने लेके आया जाता है अक्यूज्ड को, तो हम किस चीज के ऊपर आर्ग्यू करते हैं पता है, मैं आपको बताऊं कि एफआईआर में मेरा रोल कितना है और पुलिस को कस्टडी की जरूरत ही क्या है। पुलिस को कोई कस्टडी की जरूरत नहीं है, और मैं पुलिस के, अगर मुझे जब जब पुलिस बुलाएगी मैं तब तक आने के लिए तैयार हूं। मैं पुलिस स्टेशन आकर पुलिस को जो भी मुझसे पूछना है, जो भी करना है, मैं रेडी हूं उसके लिए। मुझे अरेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये तो पंच पॉइंट्स है जब भी हम आर्ग्यूमेंट में लेते हैं। तो जब एफआईआर होने के टाइम पर आप जब मैजिस्ट्रेट के सामने आर्ग्यू करते हो कोर्ट में, तो मैजिस्ट्रेट आपको ये पूछेगा कि आपका रोल क्या है। अगर आप बताते हो मेरा रोल ही नहीं है, मेरे को जबरदस्ती से एफआईआर में डाला गया है, मेरा क्या रीजन था उसको लेके आने के लिए, तो दैट इज टू बी सीन। तो उसमें बेल सिर्फ एक पर्सन की होगी, 3 की नहीं भी हो सकती है, या चारों की एक साथ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ओके, यानी एफआईआर का पूरा रोल मॉडल देखा जाता है, सेक्शन क्या है, कौन से चीजों में ये। अभी देखो जहां पे टाइम आ जाता है तो एफआईआर और चार्ज होता है ना, वो पूरा टाइम गेम रहता है। याद रखना ये बात, टाइम गेम। मैं टाइम गेम क्यों बोल रही हूँ पता है, समय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल नाउ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ थी ही नहीं। अगर मैंने ऐसे ले लिया कि सर मैं तो यहाँ थी नहीं, जो अपन ने एग्जाम्पल देखा था ना, आई वॉज इन कलकत्ता, जब इसका मर्डर हुआ था मैं इधर थी नहीं, जिसका प्ली ऑफ एलिबी अपन लेते हैं कि मैं इधर थी ही नहीं, तो वो एफआईआर का अपना पंच पॉइंट हो जाएगा कि मुझे मेरे ऊपर एफआईआर की है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। यस मैम। चलो अब 32 अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो टाइम कितना पड़ा है मुझे बताओ, क्योंकि ये डाइंग डिक्लेरेशन है। मैम 5 मिनट। 5 मिनट में तो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। यस मैम। 31